गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 10 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपको पार्ट 3 के अंतर्गत ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बताया जा रहा है। तो ये आपके सामने फिगर बनाया गया है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है किस प्रकार होता है। कहा जाए अगर तो मानव में भोजन का पाचन किस प्रकार हो रहा है, जो एक बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। सरल कार्बनिक पदार्थ जो जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं, इस प्रक्रिया में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डाइजेशन जो होता है, पाचन मानव में कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है। ये क्या करेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थों का ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देंगे। तोड़ देते हैं। तो यही प्रक्रिया डाइजेशन में होती है, पाचन में होती है। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, माउथ से आप भोजन ग्रहण करते हैं। और जो भोजन आप ग्रहण करते हैं उसमें विभिन्न पोषक तत्व मिले रहते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो उसमें उपस्थित रहते हैं। तो जब सारे न्यूट्रिएंट्स उपस्थित हैं तो उसको क्या कहेंगे, जटिल कार्बनिक पदार्थ कहेंगे ना। जब उसको तोड़ा जा रहा है किस माध्यम से, माउथ से लेके डाइजेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जाके लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म हो रही, बड़ी आंत में खत्म हो रही है। तो यहाँ पे धीरे धीरे जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ा जा रहा है। तो अब आपको पढ़ना है, सबसे पहले आप देख लेते हैं क्या क्या उपस्थित है जो हेल्प कर रहा है पाचन में। पहला माउथ है, लाल ग्रंथियां हैं, और माउथ में एक पार्ट और उपस्थित रहता है जिसे आप टीथ कहते हो, दांत भी तो प्रेजेंट रहता है माउथ में। तो माउथ, लाल ग्रंथियां हैं, मुंह है, लाल ग्रंथियां, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय है, पैंक्रियास है, लीवर है, पित्ताशय है, ग्रहणी है, बड़ी आंत, छोटी आंत, मलाशय, और लास्ट में गुदा द्वार है, जिसके द्वारा अमोनिया का एक्सक्रीशन हो जाता है। जो अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं जिनका शरीर में कोई काम नहीं रहता है, वो एनस के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो सबसे पहले कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ भाग इसके ऐसे हैं जिसके कई पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे पहला अगर देखा जाए तो तीत आता है। तो तीत जो होते हैं 4 टाइप के पाए जाते हैं। पहला इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो इनका फंक्शन क्या होता है अभी हम आपको बताएंगे जब डाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पे बताई जाएगी। तो जो तीत होते हैं 4 टाइप के होते हैं। फिर इसके बाद हमको देखना है कि स्टमच के कितने पार्ट होते हैं, अमाशय के कितने पार्ट होते हैं। 3 पार्ट होते हैं, फंडिक होता है, कार्डियक होता है और पाइलोरिक होता है। फिर इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, इसके भी 3 पार्ट होते हैं, डिडनम, जिजनम और इलियम। लास्ट आता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, कैल्शियम, कॉलम और रेक्टम। रेक्टम जिसे कहते हैं मलाशय, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। तो अब हम समझते हैं कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे जाके इसका अंत हो रहा है। तो सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होगा डाइजेशन। तो जब माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपने हाथ में भोजन लेंगे। अगर आप भोजन हाथ में लेंगे मुंह तक जाएगा। यहाँ पे जब माउथ में आप भोजन लेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, जब माउथ में आप भोजन लेंगे तो जो इंसीजर होगा आपका टीथ इंसीजर, ये क्या करेगा, इसको काटने का काम करेगा। आप इसको बाइट करेंगे, काटेंगे, और काटेंगे तो कैनाइन जो होगा इसको कुतरने का काम करेगा। इंसीजर जो होगा
आप मुंह में लिए कांटेदार, और इसको क्या करेगा, इंसीजर कुतरने का काम करेगा। और प्री मोलर जो होगा इसको हल्का पीसने का कार्य करेगा। और जो मोलर होगा ये इसको अच्छे से लुगदी की तरह बना देगा। जैसे आप आटा को ज्यादा पानी में मिक्स कर दो, उसी प्रकार बहुत ज्यादा पानी ना रहे, वो हल्का गीला माध्यम हो जाए, ताकि उसको आप ऐसे समेट के इकट्ठा ना कर सको। तो ये माध्यम मोलर जो होगा यही माध्यम बना देगा। जब हमारे दांत जो होंगे इसको काट के उतर के हल्का पीस देंगे, बहुत ज्यादा पीस के लुगदी बना देंगे, तो क्या होगा, स्लेवरी ग्लैंड, हमारी जो जीभ होते हैं, आप जीभ सुनेंगे, जीभ जो होता है क्या करेगा, उसमें बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो वो क्या करेगा, लाल ग्रंथियां होती हैं पूरे माउथ के पार्ट में, क्या होती है, लाल ग्रंथियां होती हैं। लाल ग्रंथियां जो होंगी वो लार का सिक्रीशन करने लगेंगी, और जब लार का सिक्रीशन होगा तो क्या होगा, भोजन धीरे धीरे हमारे यहाँ पे, भोजन धीरे धीरे यहाँ से हमारे यहाँ आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि भोजन को जो लार होगा वो थोड़ा लुगदी टाइप का बना देगा, लुगदी बनाएगा तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे सरकने लगेंगे, यहाँ पे सरकने योग्य बना देता है, और माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पहला डाइजेशन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का, माउथ में अगर कोई पूछे कि किस भोज्य पदार्थ का डाइजेशन होता है, तो आप बताएंगे कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा ये इतना एरिया, यहाँ पे माउथ का पोर्शन है, तो यहाँ से ये यहाँ पे माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बाद कुछ लार मिलेंगे, और यहाँ पे डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो गया, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद धीरे धीरे भोजन हमारा क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, खिसकेगा। तो जब यहाँ पे खिसकेगा, यहाँ से एक नली और निकली रहती, एक होता है फूड पाइप, ये तो जो हमने बनाया है ये फूड पाइप है, और यहाँ से निकली हुई एक विंड पाइप होती है। अगर दोनों नलियां अलग ना हो तो हम मुंह से सांस भी लेते हैं, खाना भी खाते हैं। अगर दोनों का कार्य एक ही हो तो क्या करेगा, भोजन और सांस एक साथ जाएगा, तो क्या होगा, हमारा पेट जल्दी भर जाएगा। तो जल्दी भर जाएगा तो हम क्या पूरा पोषण पा सकते हैं, नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो होता है, एक फूड पाइप होता है और दूसरा विंड पाइप होता है। तो फूड पाइप के थ्रू क्या जाएगा, भोजन जाएगा। और यहीं पे हमने देखो दो वाल बनाई है, ये जो वाल होता है, यहाँ पे वाल लगी रहती है, ये दो वाल, एक इपीग्लॉटिक होता है, इपीग्लॉटिक होगा, और एक ग्लॉटिक्स होता है। इसका ग्लॉटिक्स जो होता है विंड पाइप को ढके रहने का कार्य करता है, और इपीग्लॉटिक जो होता है फूड पाइप को कैप्चर करता है। कभी कभी हम खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, तो क्या लगता है कि जैसे खाना पेट से बाहर आ जाएगा, तो क्या करता है, खाना खाने के बाद जो इपीग्लॉटिक होता है यही हमारे फूड पाइप को ढके रहता है। अगर यही खुल जाए, यही वाल ना होती, तो जितना भी हम खाना खाए रहते हमारे पेट में नहीं होता, हम खाना खाते और खाना बाहर निकल आता। इसी इपीग्लॉटिक की वजह से जितना भी भोजन हम खाते हैं हमारे स्टमच में ही पड़ा रहता है, बाहर नहीं आने पाता। कभी कभी आपको पलटी आ जाता है, किस कारण आता है, आपका जो इपीग्लॉटिक होता है आपके स्टमच में क्रमाकुंचन गति होती रहती, आपका डाइजेशन जो होता है खराब होता है, आपके पेट में गैस बन जाता है, और गैस बन जाता है बार बार यहाँ पे धक्का देती है, जो ओसोफेगस ग्रास नली होती है, यहाँ पे बार बार धक्का देने की वजह से क्रमाकुंचन हो रहा है, तो उसमें गति हो रही है। और गति हो रही है, जब बहुत बार बार आपका जी मिचलाएगा, जब जी मिचलाएगा तो ये क्या होगा, इपीग्लॉटिक जो वाल होगी खुल जाएगी। जब इपीग्लॉटिक वाल खुल जाएगी तो जो आपके पेट के अंदर भोजन रहेगा, अमाशय के अंदर भोजन रहेगा, वो बाहर आ जाता है। अगर यही वाल ना खुले तो आपको पलटी कभी ना हो। तो आपको जब तक ये वाल खुलेगी नहीं तब तक
आप किसी को भी पलटी नहीं होती है। तो इसका मेन फंक्शन एपिग्लॉटिस का क्या होता है, ये आहार नाल को ढकने का कार्य करती है। आप माउथ से भोजन भी ग्रहण कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी, भोजन के साथ आपके ऑक्सीजन भी जाता है। जब ऑक्सीजन जाता है तो जो होता है ग्लॉटिक के कारण एपिग्लॉटिक जो होती है ग्लॉटिक को ढक लेती है। जब भोजन हमारे जाता है तो ये विंड पाइप और फूड पाइप दोनों खुली रहती है, तो क्या करेगा, एपिग्लॉटिक जो होगा ग्लॉटिक को ढक लेगा, और ढक लेगा तो भोजन जो होगा सिर्फ भोजन ओसोफेगस नली के द्वारा कहाँ आ जाएगा, स्टमच में आ जाएगा। और जब स्टमच में आएगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, नहीं तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगी। तो यहाँ पे फूड पाइप ग्रास नली के थ्रू आया, कहाँ पे, स्टमच में आया, अमाशय में। अब इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला फंडस होता है, दूसरा कार्डियक होता है, और तीसरा पाइलोरिक होता है। तो सबसे पहले जब भोजन ग्रास नली से आएगा किस रीजन में जाएगा, फंडस रीजन में जाएगा। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। तो फंडस रीजन में जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे ये चारों तरफ म्यूकस लेयर लगी होती है, म्यूकस की लेयर रहती है। म्यूकस की लेयर रहती है तो इसमें क्या होगा, डाइजेशन, इसमें टाइलिन नामक एंजाइम सिक्रीट होता है, और इसमें टाइलिन नामक और एक एंजाइम में सिक्रीट होता है। तो ये एंजाइम क्या करते हैं, और इसी में अब इसमें पाया क्या क्या जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अलावा इसमें जठर रस का भी स्रावण होगा, और जठर रस के बाद क्या होगा, प्लस आपका जो फूड आया रहेगा, खाना जिसे आप कहते हो। HCl क्या करेगा, भोजन को, आपको बताया गया होगा HCl जो होता है अम्लीय होता है, ये अम्ल है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब म्यूकस का और जठर रस का सिक्रीशन होगा और प्लस मार खाना क्या होगा, एक में मिक्स हो जाएगा। और जब एक में मिक्स होगा, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा वो अम्ल का सिक्रीशन कर रहा है। सिक्रीशन करने के बाद क्या होगा, भोजन हमारा धीरे धीरे अम्लीय माध्यम में चला जाएगा। जब हमारा भोजन अम्लीय माध्यम में चला जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे भोजन का पाचन होना स्टार्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ अमाशय में जो भोजन होता है कितने समय तक रहता है, 4 से 5 घंटा, सबसे ज्यादा देर तक भोजन यहीं पे रहता है। इसके बाद भोजन डायरेक्ट कहाँ जाता है, यहाँ से पैंक्रियास, ये जो ओसोफेगस नली होती इसके थ्रू कहाँ पे जाएगा, यहाँ से नीचे से लगी एक बार पाइप रहती है जिसके थ्रू ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और लार्ज इंटेस्टाइन में तक जाते जाते क्या होगा, भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग थे कि यहाँ पे क्या हो रहा, भोजन अम्लीय माध्यम में हो रहा है, और भोजन अम्लीय माध्यम में हो रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा, भोजन का पाचन हो रहा है। भोजन यहाँ पर स्टोमच में 4 से 5 घंटे के लिए ठहरता है। कहते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक इसका जो अम्लीय माध्यम होता है 1.2 से 1.34 के अबव में होता है अम्लीय माध्यम जो इसका होता है। तो जब आप खाना खाने के बाद तुरंत बहुत ज्यादा पानी पी लेते हैं तो ये क्या होगा, इसमें जो अम्ल सिक्रीट हुआ रहेगा क्या होगा, इसमें पूरा इसका जो अम्लीय माध्यम होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि खाना के साथ जो अम्ल का सिक्रीशन हुआ रहेगा पानी, तो इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अम्लीयता कम होने के कारण भोजन का डाइजेशन जल्दी से नहीं होता है। जब आप खाना खाने के 2-3 घंटे बाद पानी पीते हैं तो भोजन का पाचन अच्छे से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, बस बहुत कम पीना चाहिए। तो क्या होगा, और ये जो लीवर होगा, लीवर क्या करेगा, क्षारीय माध्यम, ये क्या होगा, क्षार का सिक्रीशन करेगा, और क्षार का सिक्रीशन करेगा तो ये कहाँ से, लीवर से, गाल ब्लैडर से होता हुआ कहाँ पे आएगा, ये
अमाशय में आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, भोजन का धीरे धीरे पाचन होगा। यहाँ पे क्रमाकुंचन गति भी होगी। क्रमाकुंचन गति के कारण क्या होगा, हम आप देख नहीं रहे हैं कि स्टमच में कैसी गति हो रही है, सिर्फ ये बताया जा सकता है कि क्रमाकुंचन गति हो रही है। और क्रमाकुंचन गति के फलस्वरूप क्या होगा, धीरे धीरे भोजन का पाचन होगा। और धीरे धीरे भोजन का पाचन होने के बाद और ये क्या करेगा, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूस, जठर रस जिसे कहते हैं, यहाँ पे सिक्रीशन हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये धीरे धीरे भोजन का पाचन करेंगे। फिर यहाँ से होता हुआ भोजन कहाँ पे चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पे भोजन का पाचन होगा। यहाँ पे भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पे भोजन सबसे ज्यादा देर तक ठहरा है। अम्लीय माध्यम, जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पैंक्रियाटिक जूस जिसे कहते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, इसमें मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होके भोजन का धीरे धीरे पाचन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से पूरा भोजन का पाचन नहीं होगा, पूर्ण रूप से पचा हुआ भोजन नहीं जाएगा। जो अध पचा भोजन रहेगा तो यहाँ से होते हुए ड्यूडेनम, ग्रहणी से होते हुए कहाँ पे आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, छोटी आंत में आएगा। और छोटी आंत में जब आएगा तो यहाँ पे फिर भोजन में इसमें पतले पतले माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होगा, एक प्रकार की गति होगी, और गति होगी तो इसमें भी क्या होगा, भोजन का पाचन होगा। इसमें जितने भी भोज्य पदार्थ बचे रहते हैं जैसे वसा, इन सब का क्या होता है, इन सब का पाचन होता है। जो भोज्य पदार्थ यहाँ से पचने से बच जाते हैं, कहाँ पे उसका पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में अधिकतर, कहा जाए तो अधिकतर पाचन हो जाता है। भोजन का अधिकतर पाचन यहीं पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे भोजन का पाचन हो जाता है। इसके बाद क्या होगा, आपको बताया गया स्मॉल इंटेस्टाइन के अब 3 पार्ट होते हैं, डिडनम, जिज्नम, इलियम, 3 पार्ट होंगे। तो इन तीनों पार्ट में से थोड़े थोड़े में से कुछ पाचन डिडनम में होगा, कुछ जिज्नम में होगा और कुछ इलियम में होगा। जब भोजन का यहाँ पे पाचन हो जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा जो अध पचा भोजन होगा, अध पचा भोजन, और क्या बचेगा, जल की मात्रा बची रहेगी। आप भोजन के साथ जल भी तो लेते हैं, तो जल की जब मात्रा बची रहेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे की दीवारें जो होंगी जल का धीरे धीरे क्या करेंगी, अवशोषण करेंगी। और ये अवशोषण कहाँ तक होगा, रेक्टम की जो दीवारें होती हैं ये क्या करेंगे, पूर्ण रूप से जल का अवशोषण कर लेंगी। और पूर्ण रूप से जल का अवशोषण करने के बाद जो NH3 अमोनिया बचा रहेगा, अपशिष्ट पदार्थ जिसका शरीर में कोई उपयोग नहीं रहता है, वो NH के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। ये होता है डाइजेशन। इस प्रकार मनुष्य में डाइजेशन की क्रिया होती है। तो आज आप लोगों को पाचन किस प्रकार मानव में होता है ये बताया गया। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे दिन बताया जाएगा पार्ट 4 में।